दोस्तों ये सच्ची कहानी है साल 1820 की, जब कुछ लोग एसेक्स नामक शिप पर समुद्र में व्हेल मछलियां पकड़ने जाते हैं ताकि उनके अंदर से वो लोग ऑयल निकाल सकें। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये एडवेंचर एक खतरनाक एनकाउंटर में बदलने वाला है, क्योंकि उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब क्या वो सभी लोग जिंदा बचकर वापस आ पाएंगे या सभी लोग मारे जाएंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत साल 1850 से होती है, जहाँ पर हम हरमल नाम के एक काफी मशहूर राइटर को देखते हैं जो अपनी किसी नई स्टोरी के लिए काफी दूर से एक आइलैंड में किसी से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर हरमल ये सोच रहा था कि क्या वो इंसान मेरे ऑफर पर अपनी स्टोरी बताएगा भी या फिर नहीं। यहाँ हरमल ये सोचते हुए ही एक घर के डोर को नॉक करता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाली लेडी हरमल को एक कस्टमर समझकर वापस भेजने लगती है। तभी हरमल इस लेडी को एक लेटर दिखाता है और ये देखकर ये लेडी पहचान जाती है कि ये तो वही मशहूर राइटर हरमल है जो कि मेरे पति से मिलने आया हुआ है। ये देखकर ये लेडी हरमल को तुरंत ही अपने घर के अंदर बुला लेती है और अपने हस्बैंड थॉमस के पास लेकर आती है। थॉमस एक काफी ओल्ड मैन होता है जो कि अब हरमल की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम शायद कोई पागल ही होगे जो कि मुझसे सिर्फ मिलने के लिए इतनी दूर तक आए हो। लेकिन हरमल को थॉमस की बातों का बुरा नहीं लगता। यहाँ हरमल थॉमस को कुछ पैसे देता है और थॉमस से उसकी स्टोरी बताने के लिए बोलता है। ये देखकर थॉमस थोड़ा हैरान हो जाता है। थॉमस हरमल से कहता है कि हमारी स्टोरी के बारे में तो पहले ही इंक्वायरी हो चुकी है, तो तुम उससे ही सब कुछ पता लगा लो। पर हरमल थॉमस से कहता है कि वो इंक्वायरी गलत है और मैं आपके मुंह से ही सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही वो आखिरी सर्वाइवर हो जो कि समुद्र से वापस आया था, इसीलिए मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। यहाँ अब हरमल की ये बातें सुनकर थॉमस को गुस्सा आने लगता है। वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो हरमल को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर अब हरमल भी यहाँ से जाने लगता है। तभी थॉमस की वाइफ हरमल को जाने से रोकती है और कहती है कि उसने कभी भी उस हादसे के बारे में बात नहीं की, लेकिन तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे बात करती हूँ। यहाँ पर थॉमस की वाइफ हरमल को जाने से रोककर खुद थॉमस के पास आती है। यहाँ थॉमस की वाइफ थॉमस से उसे हरमल को सब कुछ बता देने के लिए बोलती है, लेकिन थॉमस एसेक्स पर हुए उस हादसे के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मना करने लगता है। मगर थॉमस की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुम हरमल को अपनी स्टोरी बताओगे तो हमें उससे काफी पैसे मिल सकते हैं और इससे हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुमने कभी सोचा है कि हमारा खर्चा कैसे चलता है? तुम तो बस दिन भर ड्रिंक करते रहते हो। ये सब सुनने के बाद अब थॉमस स्टोरी बताने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ थॉमस हरमल से कहता है कि मैं सिर्फ उतनी ही स्टोरी बताऊंगा जितना मेरा मन होगा, और हरमल भी इस बात पर राजी हो जाता है। अब इसके बाद थॉमस अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है और कहता है कि एसेक्स की कहानी दो लोगों से जुड़ी है, कैप्टन पोलार्ड और उनका फर्स्ट मैन ओवन चेज। यहाँ अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम चेज को देखते हैं जो कि एक किसान का बेटा है। चेज एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कि व्हेल मछलियों को पकड़कर उनसे ऑयल निकालती हैं और वो ऑयल काफी महंगा बिकता है। साथ ही यहाँ पर चेज की वाइफ भी होती है जो कि प्रेग्नेंट है और चेज अपनी वाइफ के साथ काफी खुश होता है। अब चेज अपनी कंपनी में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने इस बात पर भी बेट लगा रखी थी कि आखिर कौन सी शिप समुद्र में जाकर सबसे ज्यादा व्हेल मछलियां पकड़ेगी। और इस सबसे पता चलता है कि ये सभी लोग सिर्फ ऑयल पाने के लिए ही नहीं बल्कि मजे के लिए भी व्हेल्स को पकड़कर मारते हैं। अब इसके बाद चेज अपनी कंपनी के हेड से मिलता है जो कि चेज को बताते हैं कि हम समुद्र में बहुत कीमती शिप एसेक्स को भेजने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम उस शिप के कैप्टन के फर्स्ट मेट बनो। ये बात सुनकर चेज को काफी गुस्सा आता है। वो इनसे कहता है कि पिछली बार तो आपने मुझसे कहा था कि जब मेरी शिप अगली बार समुद्र में जाएगी तो तब मैं ही उसका कैप्टन बनूंगा, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर हेड चेज को बताता है कि इस कंपनी का ओनर का बेटा पोलार्ड ही इस बार कैप्टन बना है, इसीलिए हम तुम्हें अभी कैप्टन नहीं बना सकते, लेकिन अगली बार हम तुम्हें पक्का कैप्टन बना देंगे। यही पोलार्ड भी बाहर बैठकर ये सब कुछ सुन रहा था। अब यहाँ पर चेज को अपने कैप्टन ना बनने की वजह से काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ये हेड चेज की सैलरी बढ़ाने के लिए बोलने लगते हैं और उसे ज्यादा पैसे देने की बात करते हैं। यहाँ अब पैसों के चक्कर में चेज शिप पर जाने के लिए मान जाता है। साथ ही यहाँ पर चेज इन सभी हेड से कहता है कि मुझे एक फॉर्म पर भी लिख कर दो कि अगली बार तुम मुझे ही कैप्टन बनाओगे। अब ये सब करने के बाद चेज अपने घर आ जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। यहाँ चेज की वाइफ उसके जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और चेज की वाइफ उससे सही सलामत वापस लौटने के लिए कहती है और उससे प्रॉमिस करवा लेती है। चेज की वाइफ उसे एक लॉकेट भी देती है ताकि चेज को अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस हमेशा याद रहे। दूसरी तरफ हम पोलार्ड को भी देखते हैं जिसके हेड उसे सफर पर जाने के लिए अलविदा बोलते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद चेज और बाकी सभी लोग शिप पर जाने लगते हैं। यहाँ शहर के बाकी सभी लोग भी इन्हें अलविदा करने आए होते हैं और यहाँ चेज के जाने से उसकी वाइफ काफी उदास थी। अब इसके बाद चेज शिप पर आ जाता है और तभी हम शिप पर मौजूद थॉमस को देखते हैं जो कि अभी काफी यंग है और थॉमस पहली बार व्हेल्स के शिकार पर जा रहा था। ये वही थॉमस है जो कि प्रेजेंट टाइम में कहानी सुना रहा है। अब यहाँ पर थॉमस शिप के सेकंड मेट जोए को देखता है और उसके गले में पड़े हुए व्हेल फिश के दांत को देखकर कहता है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसे ही कई सारे दांत होंगे। यहीं अब चेज भी जोए से मिलता है और हमें पता चलता है कि जोए और चेज दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर जोए चेज से कैप्टन से भी मिलने के लिए बोलता है और इसके बाद चेज कैप्टन पोलार्ड से मिलता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी नफरतों को छुपाते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं।
और पोलार्ड चेज से कहता है कि कंपनी ने मुझे ही पहला कैप्टन चुना है। चेज भी पोलार्ड से कहता है कि ये सब तो बस तुम्हारे ऑनर होने की वजह से हुआ है। इतना बोलकर ये दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं और शिप को तेजी से चलाने के लिए पाल को खोलने लगते हैं। लेकिन अब तभी एक पाल की रस्सी आपस में अटक जाती है और इस वजह से पाल नहीं खुलता और शिप आगे नहीं बढ़ पाती। ये देखकर अब चेज एक कैप्टन की तरह ही बिना डरे ऊपर चढ़ता है और पाल की रस्सी को काट देता है। और ये देखकर पोलार्ड के साथ साथ शिप पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रात के समय चेज, जॉय और पोलार्ड एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी पोलार्ड चेज को बार बार किसान का बेटा बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है और इस पर चेज पोलार्ड को बिना जवाब दिए ही यहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब देखकर जॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पोलार्ड को ऐसा करने से मना करता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को भी देखते हैं, जो कि शिप के बाकी स्टाफ के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। लेकिन ये खाना थॉमस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब तभी चेज इनके पास आता है और कुछ लोगों के नाम बोलकर उन्हें कल सुबह जल्दी उठकर रेडी रहने के लिए कहता है। तभी पोलार्ड का कजन हेनरी चेज के साथ चलने के लिए कहने लगता है। इस पर चेज हेनरी की बेइज्जती करते हुए कहता है कि व्हेल मछली का शिकार करना बच्चों का खेल नहीं है। तभी चेज की नजर थॉमस पर जाती है, जिसकी खाना खाने की वजह से तबीयत खराब होने लगी थी। और ये देखकर चेज थॉमस को अपने पास बुलाता है और थॉमस को पकड़कर शिप से नीचे लटका देता है, क्योंकि चेज को लग रहा था कि थॉमस की तबीयत डरने की वजह से खराब हो रही है। लेकिन अब शिप पर वापस आते ही थॉमस चेज के ऊपर ही वोमिट कर देता है, मगर चेज को इस बात का बुरा नहीं लगता। यहाँ वो थॉमस से उसके परिवार के बारे में पूछता है और इस पर थॉमस चेज को बताता है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही नहीं है। इसके बाद अगले दिन पोलार्ड चेज को शिप के सभी क्रू मेंबर्स के साथ हंसता बोलता देखता है और ये देखकर पोलार्ड को अच्छा नहीं लगता। पोलार्ड चेज को बुलाता है और कैप्टन की तरह उसे ऑर्डर देता है और उसे शिप के पाल को खोल देने के लिए कहता है। इस पर चेज को अब ना चाहते हुए भी पोलार्ड का ऑर्डर मानना पड़ता है। पर शिप के पाल खुलते ही शिप स्पीड से आगे बढ़ने लगती है और तभी चेज की नजर समुद्र में आते हुए एक तूफान पर जाती है, जो देखकर चेज पोलार्ड को तूफान के बारे में अलर्ट करता है और उसे शिप को मोड़ देने के लिए बोलता है ताकि ये लोग तूफान में ना फंसे। लेकिन यहाँ पर पोलार्ड अपने कैप्टन होने के घमंड में चेज की बात नहीं मानता और शिप को मोड़ने से मना कर देता है। फिर ये बड़ा सा तूफान इनकी तरफ आने लगता है और यहाँ ये शिप तूफान में आ जाती है, जिस वजह से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें शिप से टकराने लगती हैं और शिप पर काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ पर चेज और जॉय मिलकर किसी तरह से पालों को काट देते हैं और इससे शिप समुद्र की लहरों पर सर्वाइव कर पाती है और ये सभी लोग किसी तरह से तूफान से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पोलार्ड चेज को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अब हमारी शिप का काफी नुकसान हो चुका है, इसीलिए हम लोगों को बिना व्हेल मछली का शिकार करे ही वापस आइलैंड पर जाना होगा और तुम सभी क्रू मेंबर्स के सामने मुझसे सॉरी बोलना और उनसे कहना कि ये सब कुछ तुम्हारे ही गलत फैसले की वजह से हुआ है। ये बात सुनकर चेज को काफी गुस्सा आता है। वो पोलार्ड को समझाता भी है और कहता है कि हम इस तरह बिना शिकार करे और बिना ऑयल को इकट्ठा करे आइलैंड पर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आइलैंड पर सभी लोग इस उम्मीद में हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि हम ऑयल लेकर ही वहाँ पर आएंगे और बिना ऑयल के आइलैंड पर जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ चेज की ये बात पोलार्ड मान लेता है और पोलार्ड शिप को वापस नहीं मोड़ता। फिर इसके बाद इन्हें समुद्र में आए हुए 3 महीने बीत जाते हैं। तभी इन सभी को समुद्र में काफी सारी डॉल्फिन्स दिखती हैं और इन्हीं में एक व्हेल भी होती है। ये देखकर सभी लोग अपनी अपनी बोट में उतरकर व्हेल का शिकार करने चले जाते हैं। यहाँ चेज एक रस्सी को अपने भाले में बांधता है और व्हेल के मारता है और जैसे ही भाला व्हेल के लगता है तो वो व्हेल इनकी बोट को भी अपने साथ खींचने लगती है। और ये सब देखकर थॉमस को काफी मजा आ रहा था। थॉमस अपने पहले व्हेल के शिकार को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अब तभी वो व्हेल पानी के अंदर जाने लगती है और ये देखकर चेज अपनी रस्सी को लंबा करता है और साथ ही वो अपने साथी जॉय से भी उसकी रस्सी को लेकर उसी में अटैच कर देता है। लेकिन वो व्हेल रुकने का नाम ही नहीं लेती और समुद्र के नीचे चलती ही चली जाती है। ये देखकर जॉय और बाकी सभी लोग चेज से रस्सी को काट देने के लिए बोलते हैं ताकि इनकी बोट पानी में ना डूब जाए, लेकिन चेज अभी सभी को ऐसा करने से मना करता है और थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो व्हेल मछली भाला लगने की वजह से खुद ही मर जाती है और ये सभी लोग पानी में डूबने से भी बच जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग उस व्हेल मछली को पकड़कर अपनी शिप पर ले आते हैं और फिश को काटकर उसके अंदर से ऑयल निकालने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ज्यादा बड़ा होने की वजह से व्हेल के अंदर नहीं जा पाते और उन्हें ऑयल निकालने में दिक्कत आने लगती है। ये देखकर चेज इनसे किसी छोटे को व्हेल के अंदर भेजने के लिए बोलता है और तभी चेज की नजर थॉमस पर जाती है और चेज थॉमस को व्हेल के अंदर जाने का ऑर्डर देता है। यहाँ थॉमस भी चेज की बात को नहीं काट पाता और ना चाहते हुए भी वो व्हेल के अंदर चला जाता है। ये काम करने में थॉमस को काफी अजीब लगता है। प्रेजेंट टाइम में थॉमस हरमन को बताता है कि व्हेल के अंदर जाना मेरे लिए जिंदगी का एक सबक था। साथ ही यहाँ पर थॉमस हरमन को अपने बनाए हुए वही सारे मैप भी दिखाता है जिन जगहों पर वो सफर के दौरान गया था। अब इसके बाद कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ अब चेज और बाकी सभी लोगों को शिकार किए हुए काफी दिन बीत चुके थे और इनके पास अब खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगता है। साथ ही इन्हें आसपास कोई आइलैंड भी दिखाई नहीं देता, जिससे चेज और शिप के बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी इन सभी लोगों को एक आइलैंड दिखाई देता है और सभी लोग जान बचाने के लिए उस आइलैंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग ऑयल के बदले में कुछ खाने की डील भी करते हैं और इसी आइलैंड पर इन्हें एक स्पेनिश शिप का कैप्टन भी दिखाई देता है, जो कि यहाँ आकर अटक चुका था। फिर पोलार्ड, जॉय और चेज भी इस कैप्टन से मिलते हैं और इससे यहाँ पर अटकने की वजह पूछते हैं। इस पर ये स्पेनिश कैप्टन इन्हें बताता है कि मेरा सामना सैकड़ों व्हेल से हुआ था और उनके हमले में ही मैंने अपना एक हाथ और अपने कुछ साथियों को खो दिया। यहाँ जॉय को कैप्टन की इन बातों पर विश्वास नहीं होता और जॉय उसकी बातों का मजाक बनाने लगता है। ये सुनकर ये कैप्टन यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब पोल्ड जॉय और चेज से कहता है
कि इस बार हमें उन्हीं सैकड़ों वेल्स के पास जाना चाहिए जिनके बारे में कैप्टन बात कर रहा था, और हम उन्हें पकड़कर उनसे ऑयल निकालकर वापस घर जा सकते हैं। यहाँ पर चेज और जॉय भी पोलार्ड की इन बातों को मान जाते हैं और अगले दिन ये सभी लोग उसी जगह पर जाने लगते हैं जहाँ उस स्पेनिश कैप्टन ने सैकड़ों वेल्स को देखा था। मगर यहाँ पर पोलार्ड का कजन हेनरी पोलार्ड से वहाँ जाने से मना करने लगता है, लेकिन पोलार्ड हेनरी से कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन मैं तो वेल्स को पकड़कर अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करूंगा। अब इसके बाद इन सभी लोगों को समुद्र में चलते हुए 14 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन अचानक से चेज को अपने आसपास किसी बड़ी वेल के होने का एहसास होता है और तभी इन्हें यहाँ पर वेल्स का एक झुंड दिखता है, जो देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं और वेल्स का शिकार करने जाने लगते हैं। यहाँ ये सभी लोग एक एक करके वेल्स को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब तभी एक बड़ी सी वेल चेस की बोट को टक्कर मारती है, जिससे चेस, थॉमस और बाकी सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर वो वेल भी दिखाई देती है जो कि बाकी सभी वेल से काफी बड़ी थी। यहाँ पर ये सभी लोग पानी में गिरी हुई बोट को सीधा करके फिर से उसके ऊपर आ जाते हैं और चेज अपनी टीम को लेकर वापस शिप पर आता है और फिर अपनी बोट को ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ पोलार्ड की टीम भी वेल को पकड़ रही थी और ये लोग वेल के अंदर अपना भाला घुसा देते हैं। वहीं चेज जोर जोर से अपनी बोट पर हथौड़े मारने लगता है और उसकी आवाज एक वेल तक जाती है और वो बड़ी सी वेल अब इनकी शिप पर ही हमला कर देती है और उसकी एक टक्कर से ही इस शिप में काफी बड़ा छेद हो जाता है और शिप के अंदर पानी आने लगता है। यहाँ वेल को लगातार हमला करते हुए देखकर चेज अपने सभी लोगों से वेल से फाइट करने के लिए बोलता है और वेल पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। यहाँ अब जैसे ही वेल इनके पास आती है तो वैसे ही चेज वेल की आंख के पास एक भाला घुसा देता है, लेकिन अब वेल भाले से बंधी रस्सी को लेकर दूर जाने लगती है, जिससे अब शिप पर भी बुरी तरह से तोड़फोड़ मचने लगती है और थॉमस भी पानी में गिर जाता है। यही वेल भी उस भाले को तोड़ देती है और आगे भाग जाती है, लेकिन अब पूरे जहाज का हाल काफी खराब हो जाता है और ये सब देखकर पोलार्ड और जॉय को भी अपनी अपनी पकड़ी हुई वेल मछलियों को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पोलार्ड थॉमस को भी बचा लेता है, लेकिन अब ये सभी लोग अपने टूटे हुए शिप को देखकर काफी उदास हो जाते हैं। यहाँ चेज पोलार्ड को सब कुछ बताता है कि कैसे ये शिप टूटी, और ये सुनकर पोलार्ड सभी लोगों से शिप से जरूरी सामान लेकर बोट में चढ़ जाने के लिए बोलता है और ये सभी लोग मिलकर जरूरत का सामान शिप से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन अब तभी वेल मछली के अंदर से निकला हुआ वही ऑयल लीक होने लगता है और पूरी शिप पर आग लग जाती है। ये देखकर पोलार्ड जल्दी से सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है और यहीं चेज शिप पर ही छूट जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि जैसे चेज मारा गया, लेकिन चेज हार नहीं मानता। वो किसी तरह से आग से बचता हुआ शिप से बाहर आ जाता है और उसे जिंदा देखकर थॉमस और बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ चेज जॉय को शिप से लाई हुई गन देता है और तभी इस शिप में ब्लास्ट होते हैं और शिप पानी में डूब जाती है। ये सभी लोग अब अपनी बोट से ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हेनरी इन सभी से कहता है कि ये सब कुछ चेज की वजह से हुआ है और इसी वजह से अब हेनरी चेज के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और चेज को मारने की धमकी देने लगता है। ये देखकर जॉय भी हेनरी के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। यहाँ पर पोलार्ड किसी तरह से उसे समझाकर इन दोनों की ही गन नीचे करा देता है, लेकिन अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए। फिर चेज और पोलार्ड कंपास और मैप की मदद से किसी आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इन सभी लोगों की हालत काफी खराब होने लगती है। इसके बाद रात के समय ये सभी लोग एक तूफान में अटक जाते हैं और यही तूफान में सरवाइव करते करते जॉय के सर में काफी गहरी चोट लग जाती है। इसी तूफान के अंदर चेज को वही वेल भी दिखाई देती है जो कि अब भी इनके आसपास थी और ये देखकर चेज को काफी हैरानी होती है। अब इसके बाद तूफान शांत होता है और ये सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर चेज जॉय को देखता है जिसकी हालत चोट लगने की वजह से खराब हो चुकी थी और यहाँ चेज जॉय को कुछ पानी पिलाता है। यही जॉय भी सभी को उदास देखकर सबके सामने ये दिखाने की कोशिश करने लगता है कि वो अभी भी ठीक है, लेकिन असल में जॉय अंदर से काफी कमजोर हो चुका था और इसीलिए अब हेनरी और उसके कुछ दोस्त जॉय को पानी पिलाने से मना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जॉय को खिलाना पिलाना हमारे राशन की बर्बादी है, क्योंकि हमें मरते हुए इंसान पर अपने खाने पीने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जब थॉमस ये बात हरमन को बताता है तो तब उसकी भी हालत खराब होने लगती है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि जैसे उसने बोट पर किया वो सब गलत था। इसीलिए थॉमस आगे कहानी सुनाने से मना करने लगता है और हरमन से उसके पैसे लेकर वापस चले जाने के लिए बोलता है। लेकिन अब तभी हरमन थॉमस से कहता है कि मैं भी एक अच्छा राइटर नहीं हूँ, लेकिन आपकी स्टोरी लिखकर मैं कुछ बनना चाहता हूँ और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो शायद मैं कहानियां लिखना ही बंद कर दूंगा। यहाँ पर थॉमस हरमन की बातों को समझता है और आगे कहानी सुनाने लगता है। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर इन सभी लोगों को बोट पर अटके हुए 34 दिन बीत चुके थे। यहाँ पर ये सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर अभी भी सरवाइव कर रहे होते हैं और अब तभी इन सभी लोगों को एक आइलैंड दिखाई देता है और ये सभी लोग जल्दी जल्दी आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी चेस को पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है और चेस सभी को बोट रोककर अपने हथियार तैयार करने के लिए कहता है और फिर दोबारा से वही बड़ी सी बेल मछली इन लोगों पर हमला कर देती है और इन सभी लोगों को पानी में गिरा देती है, जिसमें काफी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। लेकिन ये सभी लोग किसी तरह से वेल मछली से बचकर आइलैंड पर आ जाते हैं और इस समय चेस का वो लॉकेट भी खो जाता है जो कि उसकी वाइफ ने उसे दिया था। यहाँ आते ही सबसे पहले चेज फिश को पकड़कर उसे खाने लगता है और बाकी सभी लोग भी अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खाने लगते हैं। इसके बाद पोलार्ड अपने सभी लोगों से इस आइलैंड पर रात और दिन हर समय आग जलाए रहने के लिए बोलता है ताकि अगर कोई शिप इस आइलैंड के पास से गुजरे तो वो इन सभी को देख सके।
यहीं अब चेज इस आइलैंड पर खाना ढूंढने के लिए आगे जाता है और तभी यहाँ पर उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर खाना तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसे काफी सारे इंसानों के कंकाल दिखते हैं, जिन्हें देखकर चेज समझ जाता है कि काफी सारे लोग यहाँ पहले भी फंसकर मर चुके हैं और उनकी मदद के लिए कोई भी शिप नहीं आई। चेज अपने बाकी लोगों को भी ये सब दिखाता है और बताता है कि इन लोगों ने भी यहाँ काफी समय तक शिप का इंतजार किया होगा और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर मारे गए और हमें भी बचाने के लिए कोई शिप यहाँ पर नहीं आने वाली, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जानने के बाद अब कैप्टन पोलार्ड भी व्हेल मछली को मारने के लिए अपना हथियार तैयार करने लगता है और यहाँ चेज और पोलार्ड फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग अपनी टूटी हुई बोट को रिपेयर करते हैं। यहाँ पोलार्ड के दो साथी आइलैंड के बाहर जाने से मना करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनकी मदद के लिए आ ही जाएगा। और यहीं जॉय की हालत भी काफी खराब होती है, वो भी चेज से इस आइलैंड से जाने से मना करने लगता है और ये देखकर चेज काफी इमोशनल हो जाता है और ना चाहते हुए भी चेज को अपने दोस्त जॉय को बाय बोलना पड़ता है। लेकिन चेज जॉय से प्रॉमिस करता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो उसे वापस लेने जरूर आएगा और फिर ये सभी लोग इस आइलैंड से भी आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें समुद्र में भटके हुए 48 दिन बीत जाते हैं। तभी पोलार्ड और चेज की बोट भी एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। यहाँ पर चेज और थॉमस को अपनी बोट पर अपना एक साथी मरा हुआ दिखाई देता है जो कि भूख और प्यास से मर गया था और अब एक आदमी उसकी बॉडी को समुद्र में फेंकने के लिए बोलने लगता है, लेकिन चेज उसे ऐसा करने से मना करता है और चेज सभी लोगों को उस मरे हुए आदमी की बॉडी को खाकर ही अपना पेट भरने के लिए बोलता है। और ये सुनकर थॉमस को रोना आने लगता है, लेकिन अब इनके पास जिंदा रहने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्हें ये काम भी करना पड़ता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में ये सब बातें बताते हुए थॉमस काफी दुखी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब हरमन उसे जज कर रहा होगा, लेकिन हरमन थॉमस से कहता है कि क्या तुमने अपनी वाइफ को इंसानों की बॉडी खाने वाली बात बताई है। इस पर थॉमस हरमन से कहता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को ये सब बता दिया होता तो वो मुझे कब की छोड़कर चली गई होती। लेकिन तभी थॉमस की वाइफ उसके पास आती है जो कि ये पूरी कहानी सुन रही थी और ये सब जानकर थॉमस की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले ये सब बता दिया होता तो तब भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। ये सब सुनकर थॉमस अब काफी ज्यादा रोता है और तभी उसकी वाइफ उसे हौसला देती है और अपनी स्टोरी को पूरा करने के लिए बोलती है। अब इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर समुद्र में फंसा रहने की वजह से अब थॉमस की हालत भी खराब होने लगी है, लेकिन चेज उसे हौसला देता है और कहता है कि एक दिन हम घर वापस जरूर जाएंगे, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो। यहाँ पर थॉमस चेज से उसके परिवार के बारे में भी पूछता है और इस पर चेज थॉमस को बताता है कि मेरी एक वाइफ है और मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा हुआ होगा या फिर बेटी। खैर अब इन सभी लोगों को समुद्र में भटकते हुए 71 दिन बीत जाते हैं और अभी तक इन्हें कोई भी शिप या फिर आइलैंड नहीं मिला होता। यहाँ पर पोलार्ड की बोट पर भी खाना खत्म हो चुका था और इस वजह से ये सभी लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें जिसके पास सबसे छोटी स्टिक आएगी तो उसे अपनी जान देनी होगी और बाकी सभी लोग उसे खाकर जिंदा रहेंगे। यहाँ ये सभी लोग एक एक स्टिक को लेते हैं और पोलार्ड के पास सबसे छोटी स्टिक आती है, जो देखकर हेनरी सभी लोगों से दोबारा गेम करने के लिए बोलता है, लेकिन अब पोलार्ड इन्हें ऐसा करने से मना करने लगता है और हेनरी को गन देकर उसे मार देने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर हेनरी पोलार्ड से कहता है कि आप हमारे कैप्टन हो, हमें आपकी जरूरत है, लेकिन पोलार्ड कहता है कि तुम मुझे मार दो। मगर हेनरी पोलार्ड पर गोली नहीं चला पाता और वो पोलार्ड और दूसरे लोगों को बचाने के लिए खुद को ही गोली मार लेता है और वो गन भी पानी में गिर जाती है। इसके बाद सभी लोग हेनरी को खाने की तैयारी करने लगते हैं। अब एक दिन अचानक से समुद्र में भटकते हुए चेज और पोलार्ड की बोट फिर से मिल जाती हैं और चेज पोलार्ड को देखकर काफी खुश होता है। ये सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब तभी वो बड़ी सी वेल दोबारा से इन्हें दिखाई देती है जिसे देखकर चेज वेल पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर चेज वेल के अपना हथियार फेंक कर मारने ही वाला था कि तभी उसे वेल की आंख के पास लगा हुआ वही भाला दिखाई देता है जो कि पहले चेज ने ही मारा था और ये देखकर चेज को एहसास हो जाता है कि जो उसने वेल पर पहले हमला किया था उसी की वजह से आज ये सभी लोग मुसीबत में फंसे हैं और ये वेल भी इसी वजह से बार बार इन पर हमला कर रही है। यहाँ चेज अब वेल पर दोबारा हमला नहीं करता और ये देखकर वो वेल भी समुद्र में चली जाती है। अब इसके बाद एक दिन फिर से पानी की वेव्स चेज और पोलार्ड की बोट को अलग अलग कर देती हैं और तभी एक दिन अचानक से एक बड़ी सी शिप पोलार्ड की बोट के पास आ जाती है, जिससे अब पोलार्ड और उसकी शिप पर मौजूद एक साथी दोनों बच जाते हैं। वहीं चेज और थॉमस को समुद्र में भटकते हुए 90 दिन पूरे हो जाते हैं। यहाँ चेज और थॉमस की हालत अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, दोनों बस मरने ही वाले थे और यहाँ चेज को अपने डैड की भी काफी याद आने लगती है। और अब तभी थॉमस को आसमान में एक बर्ड उड़ती हुई दिखाई देती है। थॉमस उठकर ये देखता है तो उसके सामने एक आइलैंड था और ये देखकर थॉमस चेज को भी होश में लाने की कोशिश करता है और ये सभी लोग अब जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने फिर से शिप पर सफर करने के बाद आखिरकार ये सभी लोग अपने घर वापस आ ही जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन्हें जिंदा देखकर काफी हैरान थे। यहाँ चेज अपनी वाइफ से भी मिलता है और ये देखकर चेज की वाइफ काफी रोती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ चेज पहली बार अपने बच्चे से मिलता है जो कि एक बेटी थी और उसे देखकर वो काफी खुश होता है। अब इसके बाद रात के समय चेज की कंपनी के वही सारे हेड चेज और पोलार्ड को फिर से अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर पोलार्ड अपने डैड और कंपनी के हेड की तरफ से चेज से कहता है कि तुम होने वाली इंक्वायरी में झूठ बोल देना और ये सच मत बताना कि हमारी शिप पर एक वेल ने हमला किया था और ऐसा बोल देना कि शिप का टूटना एक हादसा था। लेकिन पोलार्ड कहता है कि आखिर में झूठ क्यों बोलूं। इस पर वो सभी हेड कहते हैं कि हमें वेल से बहुत सारा ऑयल मिलता है और ये कंपनी इसी वजह से इतनी अमीर है, लेकिन अगर ये खबर फैल गई कि वेल की वजह से कई सारे लोगों की जान गई है
तो फिर लोग वेल को पकड़ने जाना बंद कर देंगे और फिर ये पूरी कंपनी ही बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से पोलार्ड और कंपनी के हेड चेज को ये सब करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में हम तुम्हें काफी पैसा भी देंगे। लेकिन चेज इन सभी से ऐसा करने से मना कर देता है और चेज सच का साथ देने का फैसला करता है। साथ ही चेज पोलार्ड से भी एक कैप्टन होने के नाते सच बोलने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। अब तभी थॉमस भी चेज से मिलता है, जो कि जिंदा बचकर काफी खुश था। यहाँ पर चेज उसी वेल के दांत वाले लॉकेट को थॉमस को दे देता है, जो कि जॉय ने आइलैंड पर रहते समय चेज को दिया था। और यहाँ चेज उस लॉकेट को थॉमस को सौंपता है और उसे गुड लक बोलकर यहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम उस लॉकेट को थॉमस के पास आज भी देखते हैं और थॉमस ने उस लॉकेट को काफी ध्यान से रख रखा था। अब इसके बाद पोलार्ड इंक्वायरी में जाता है और यहाँ पर पोलार्ड सभी से झूठ नहीं बोल पाता और सभी को सच बता देता है कि वेल ने हमारी शिप पर हमला किया था और इसी वजह से कई सारे लोग मारे गए। यहाँ पोलार्ड की ये बात सुनकर उसके डैड और कंपनी के सारे हेड काफी हैरान होते हैं, मगर पोलार्ड को सच बताकर काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में थॉमस हरमन को बताता है कि पोलार्ड के सच बताने के बाद भी उन सभी लोगों ने वही लिखा है जो कि कंपनी के सारे हेड चाहते थे। साथ ही यहाँ पर थॉमस हरमन को बताता है कि पोलार्ड फिर से उस वेल मछली को देखने के लिए काफी समय तक समुद्र में रहा था, लेकिन वो वेल मछली उसे फिर से कभी भी नहीं दिखाई दी। और थॉमस हरमन को ये भी बताता है कि चेज अपने वादे का पक्का था, इसीलिए वो शिप लेकर वापस जॉय को बचाने के लिए उसी आइलैंड पर गया। लेकिन वहाँ पर तब तक जॉय की मौत हो चुकी थी, मगर पोलार्ड के बाकी साथी जो कि वहाँ पर रह गए थे वो किस्मत से वहाँ पर जिंदा थे और वो लोग भी बच गए। इसके बाद चेज भी अपने घर को छोड़कर दूसरे आइलैंड पर अपने परिवार के साथ रहने चला गया। यहाँ पर थॉमस हरमन को अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है और बातें करते करते कब रात से सुबह हो गई इन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता। और तभी थॉमस हरमन से पूछता है कि क्या तुम ये स्टोरी अपनी नॉवल में लिखोगे। इस पर हरमन थॉमस से कहता है कि आपकी इस स्टोरी पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन इससे इंस्पायर होकर काफी सारी स्टोरीज लिखी जाएंगी। ये सुनकर थॉमस हरमन के दिए हुए पैसे वापस करने लगता है, लेकिन हरमन अब पैसे वापस नहीं लेता और वो थॉमस को ही पैसे रखने के लिए बोलता है ताकि थॉमस की लाइफ अच्छे से गुजर सके। और यहाँ पर थॉमस की वाइफ वो पैसे ले लेती है। अब इसके बाद हरमन थॉमस को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके 1 साल बाद हरमन थॉमस की इस स्टोरी को एक नॉवल में लिख देता है जिसका नाम मॉबी डिक होता है और ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस होती है और एक नॉवल से ही इंस्पायर होकर ये पूरी मूवी बनाई गई है जो कि इसी सच्ची कहानी पर बेस्ड है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।